हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो में हम SMCF दिसंबर 24 पेपर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया SMCF वाले स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही हैं। काफ़ी इजी आते हैं, मतलब लोग थोड़ी सी मेहनत में अगर अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो वो क्यों छोड़ देते हैं मुझे नहीं पता। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं और मेरे हिसाब से थोड़ा एफर्ट वहाँ ज़्यादा भी लेना पड़े तो भी वर्थ होता है, थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा भी देना पड़े तो भी मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कॉर्पोरेट फाइनेंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ठीक है, तो दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये एक 5 मार्क का आया था 5A और 5C, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब उसमें C में फर्स्ट पार्ट थ्योरी ही है, मतलब वेटेज की बात करूँ तो 8 मार्क का वेटेज था न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कॉर्पोरेट फाइनेंस में। अब 8 मार्क कम नहीं होता, 10 मार्क तक मतलब नॉर्मली होता है, 10 मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 10 मार्क में से मैं बता रहा हूँ 9 मार्क, 8 मार्क, 9 मार्क आराम से आप ले सकते हो। अगर आप परफेक्टली सॉल्व करके आओगे 10 में से 8 तो उसको देने ही पड़ेंगे चेकर को, और 10 में से 10 भी लिए जा सकते हैं, वो भी एक स्कोप है। तो मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान इस पर देना चाहिए। ठीक है, चलो तो डिस्कस करते हैं, आ जाओ। टिपिकल बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको जो ओल्ड सिलेबस था उसका जो कॉर्पोरेट फंडिंग का सब्जेक्ट था, ओल्ड सिलेबस के सारे न्यूमेरिकल पास पेपर्स के आप सब कवर करके जाओ, और उतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। लगभग सिमिलर क्वेश्चन ही आ रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस मेरे रिवीजन नोट्स में कवर्ड हैं, और मेरे रिवीजन नोट्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। जस्ट आपको गूगल करना है अमित तलड़ा फ्री नोट्स, आपको मिल जाएगा। और इवन फंडिंग का जो न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूँ उसका पूरा एक कंपाइलेशन फाइल भी ओल्ड सिलेबस का अवेलेबल है, जिसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल ओल्ड सिलेबस के पढ़ाए हुए हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो उसमें से अभी भी कवर करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, बैंक गारंटी लिमिट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आ जाओ। ABC लिमिटेड हैज एन आउटस्टैंडिंग बैंक गारंटी ऑफ 425 lakhs एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ March 31, 2023। मतलब ये ओपनिंग दिया हुआ है कि पिछले साल का क्लोजिंग यानी इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैंक गारंटी आपको दिया हुआ है, जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ड्यूरिंग द ईयर 2023-2024, हमारा जो ईयर है वो 2023-2024 है, इसीलिए 31 मार्च 2023 ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग। 1 अप्रैल मतलब इसको आपको मानना है, तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। ओपनिंग बैंक गारंटी आउटस्टैंडिंग जो है उसका अमाउंट आपको दिया हुआ है 425 lakhs। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी अवेल्ड एन एडिशनल बैंक गारंटी ऑफ 150 lakhs। ठीक है, आपने और लिया तो ये ऐड हो जाएगा। कंपनी नीड्स, ठीक है, ग्रामर पे बड़ा ध्यान देना है। काफी बच्चे ना बच्चों की तरह बातें करते हैं कि हमको ये नहीं जम रहा, हमको वो नहीं समझ आ रहा। सब ग्रामर है, ग्रामर और मैथ्स, इसके अलावा है ही क्या। आपको उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक लाइन आपको समझा दूंगा, एक वर्ड आपको समझा दूंगा, पर अगले पेपर में सेम आएगा जरूरी थोड़ी है। आपको अपने बेस पे काम करना ही होगा, और वो टीचर कोई भी इस लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे आपको ग्रामर में हेल्प नहीं कर सकता। बहुत ही बेसिक चीजें आपको समझनी होंगी कि आपको खुद ही करना है। मैथ्स पे कोई प्रोफेशनल में SMCF सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो आपको पूरा मैथ्स का बेस नहीं पढ़ा सकता हो, कोई भी टीचर हो भाई, वो आपको पर्सनली ही करना पड़ेगा। और जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उससे आप डाउट्स पूछ सकते हो, टीचर आपका डाउट क्लियर कर सकता है, पर पूरे मैथ्स के बेसिक पढ़ा दो, ये आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जितना है उतना मैं पढ़ा रहा हूं, पर आपको एक बैकग्राउंड में आपका ग्रामर पे ध्यान देना ही है। पढ़ते पढ़ते भी आपको हर टाइप के जो लैंग्वेजेस होते हैं उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, द कंपनी नीड्स
अवेल्ड, ठीक है, अवेल्ड मतलब पास्ट टेंस है, वो अवेल हो चुका है, मतलब उसका इफेक्ट आपको लेना है। अब ये कह रहे हैं कि हमको इतना और चाहिए, ठीक है, हमको और इतना चाहिए, नीड्स एन एडिशनल बैंक गारंटी ऑफ 850 lakhs इन दिसंबर 2023 टू मीट इट्स वन टाइम रिक्वायरमेंट। ये वन टाइम एक क्या रिक्वायरमेंट है, 850 lakhs। मतलब एक टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। टिपिकल क्वेश्चन क्या होता है, ओपनिंग दिया रहता, क्या अवेल किया है वो दिया रहता, कितने मैच्योर हो रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं वो दिया रहता है, और क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए पूछा जाता है। वो एक टिपिकल क्वेश्चन है, ये वैसा नहीं है, थोड़ा सा ये अलग है। तो इसमें क्या पूछा है ये पहले आपको समझना पड़ेगा, तब कौन सी चीज कैसे काम आएगी वो आपको बाद में समझेगी। तो पहले पढ़ते जाते हैं कि इनकी एक रिक्वायरमेंट है वन टाइम 850 lakhs की, और इनको इतना चाहिए। बैंक गारंटीज मेच्योरिंग एंड कैंसल्ड बाय डिसंबर 23 आर वर्थ 300 lakhs एंड 180 lakhs रिस्पेक्टिवली। मतलब मेच्योर हो रही है 300 और कैंसिल हो रही है 180। दोनों के दोनों का इफेक्ट सेम होता है, मेच्योर हो तो भी आपके वो आउटस्टैंडिंग से माइनस होती है, कैंसिल हो तो भी वो आपके आउटस्टैंडिंग से माइनस होती है, दोनों चीजें माइनस होती हैं। अब ये एक लाइन है जो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, अच्छे से सुन लेना जो भी मैं कह रहा हूं। द बैंक गारंटीज कैंसल्ड ड्यूरिंग द ईयर आर वर्थ 200 lakhs, ठीक है, मतलब ये डबल डबल डेटा दिया है कि बैंक गारंटी कैंसिल हुई है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कितना कैंसिल हुआ है, आर वर्थ 200 lakhs। ऊपर भी दिया है कैंसिल्ड, जो दिया है बाय दिसंबर 2023 वो भी दिया हुआ है, फिर से कैंसिल ड्यूरिंग द ईयर अलग से दिया है 200 lakhs। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब एक क्वेश्चन बरोबर ड्राफ्ट नहीं हुआ है, क्या हुआ है कुछ नहीं पता, ये इसका इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने नहीं लिया है, इसीलिए प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से इसका इफेक्ट लेना चाहिए, भले वो डबल डबल हो रहा है, पर अगर डेटा दिया है तो आपको लेना पड़ेगा। लॉजिक थोड़ी ढूंढना है अपने को आंसर ढूंढना है। तो अगर दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर इतने इतने कैंसिल हो गए हैं, तो इसका इफेक्ट क्यों नहीं लिया गया है? इफेक्ट न लेने का कोई लॉजिक मेरे पास नहीं है। मेरे हिसाब से दिया है तो आपको लेना चाहिए, पर इंस्टीट्यूट ने नहीं लिया है, तो ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं। और फिर है द कंपनी हैज 950 lakhs एज इट्स सैंक्शन बैंक गारंटी लिमिट, ठीक है, आपकी सैंक्शन लिमिट 950 है, ये सारा पूरा डेटा दिया हुआ है। अब करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गिवन दी सर्कमस्टांसेस यू आर रिक्वायर्ड टू असेस whether the company should enhance its bank guarantee or if the existing bank guarantee will suffice to cover the additional requirement of 850 lakhs। समझ में आ रहा है क्या करना है, कि जो हमारी लिमिट ली हुई है, कितनी लिमिट ली हुई है, 950 lakhs, ये हमारी लिमिट ली हुई है, इसमें काम चल जाएगा या नहीं चलेगा ये आपको बस बताना है, कि ये जो 850 lakhs की हमारी वन टाइम रिक्वायरमेंट है, ये अवेल करने के लिए हमको लिमिट बढ़ानी पड़ेगी या हमारी एग्जिस्टिंग लिमिट के अंदर ये हो जाएगा, ये आपको पता करना है। मतलब आपको वही आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्लोजिंग क्या होगा, 850 lakhs का जो रिक्वायरमेंट है वो पकड़ के हमारा आउटस्टैंडिंग कितना आ रहा है वो देखना है। अगर वो लिमिट के नीचे आ रहा है तो एग्जिस्टिंग लिमिट में काम हो जाएगा, विल सफाइस मतलब काम हो जाएगा, और अगर वो लिमिट के बाहर जा रहा है मतलब आपको लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। बेसिकली करना वही है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही निकालना है, बस उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो 850 lakhs की रिक्वायरमेंट है ये आपको लेनी है, और ये लेने के बाद क्या हो रहा है वही हमको पता करना है, कि वो 950 के नीचे आ रहा है या 950 के ऊपर जा रहा है, ये हमको पता करना है। क्लियर है क्या? चलो, तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन ही है, थोड़ा थोड़ा बस अलग है, जो कि हमेशा थोड़ा थोड़ा तो अलग रहेगा ही। एक्सपेक्टेशन ही आपको हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि भाई थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग आएगा ही आएगा। प्रोफेशनल पेपर्स हैं, कुछ ना कुछ अलग आएगा ही आएगा। चलो आ जाओ। अब जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं आपको हेडिंग्स देनी चाहिए, टैबुलर फॉर्मेट में जितना हो सके प्रेजेंट करना चाहिए, प्रॉपर नंबर्स अच्छे से लिखने चाहिए, नंबर्स रुपीज में है, परसेंटेज में है, मंथ्स में है, क्या है वो सब लिखना चाहिए, आधे आधे मार्क का इससे फर्क पड़ जाता है। चलो, तो स्टेटमेंट शोइंग
बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट, कुछ भी लिख सकते हो, या असेसमेंट ऑफ बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट, असेसमेंट ऑफ बैंक गारंटी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, सब फ्लेक्सिबल है, पर एक हेडिंग देना मेरे हिसाब से जरूरी है। बोलो, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज इन लैक्स, ठीक है, आधा आधा मार्क है, देखो आधा मार्क इस पे है, आधा मार्क इस पे है, आधा आधा मार्क आपको पता होना चाहिए कहाँ मिलता है। तो सर क्या इतना इतना लिख के आए तो 1 मार्क मिल जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं होता है कि बस हेडिंग लिख दी, पर्टिकुलर टेबल खाली बना के आ गए तो चलो 1 मार्क मिल गया, ऐसा नहीं होता। जब आपको मार्क्स अलॉट होंगे कि भाई 5 मार्क का है तो क्या मैं 5 में से 5 दे दूं? तो 5 में से 5 जब आपको देने की बारी आती है तब चेकर ये दोनों चीजें चेक करेगा और तब वो आधा आधा एक आध मार्क फिर कट करेगा। सिर्फ इतना लिख के आने से स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी, लेकिन ये नहीं लिखा हो तो मार्क्स कट किए जा सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना, सोचो। ठीक है, तो बस इतना लिख के मत आना सर आपने बोला था। बच्चे क्या मस्त बोलते हैं ना, सर आपने बोला था। अरे पर मैंने कब बोला, क्या बोला, और उसके बाद क्या बोला, उसके पहले क्या बोला, पूरा सुना करो ना। बस वो लाइन क्रॉप करके क्या उसको वायरल कर दोगे? चलो, तो स्टार्ट होगा आउटस्टैंडिंग से, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैंक गारंटी 425 लैक्स। अब जो जो ऐड होने हैं वो एक साथ लिख सकते हैं, जो जो माइनस होने हैं वो एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। जो जो ऐड होने हैं वो पॉजिटिव लिखेंगे, जो जो माइनस होने हैं वो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। बेसिक्स बोलो। तो बैंक गारंटी अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखो कि ये क्यों लेना चाहिए, वो जो लाइन मैंने अंडरलाइन करवाई है क्यों उसका इफेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर ऐसी ही लाइन लिखी है, कंपनी अवेल्ड एडिशनल बैंक गारंटी इतनी इतनी इतनी, फिर लिखा है बैंक गारंटी कैंसल ड्यूरिंग द ईयर इतनी इतनी इतनी। ऊपर का अगर आप अवेल्ड का इफेक्ट ले रहे हो तो नीचे ऐसी कैंसल्ड के लिए लाइन दी है तो वो भी आपको लेनी पड़ेगी। ऊपर आप ले रहे हो नीचे नहीं ले रहे हो तो ऐसे लॉजिकली बैठता नहीं है वो, ठीक है। तो अवेल्ड है 150 लैक्स। अब जो हमको रिक्वायरमेंट लेना है, जो क्लोजिंग बैलेंस निकालना है वो 850 पकड़ के करना है। वो भले आप नीचे अलग से भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं ऊपर ही ले रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऊपर लिया है। बैंक गारंटी 1 टाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है, 850। ऐड करने वाले हो गए दोनों, दो ही थे। अब माइनस करने वाले करो। बैंक गारंटी मैच्योर्ड, ठीक है, मैच्योर्ड बाय दिसंबर 23, वो है हमारा 300 लैक्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि माइनस करना है। बैंक गारंटी कैंसल्ड बाय दिसंबर 23 180। अब यहां पे एक पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बता सकता हूं कि मतलब वो पॉसिबिलिटी ऊपर भी हो सकती है। यहां लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। अब और हम जो असेसमेंट कर रहे हैं वो क्या डेट पे कर रहे हैं वो भी दिया हुआ नहीं है। मतलब जो इंस्टीट्यूट ने नहीं लिया है उसका क्या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैं एक बता रहा हूं कि हो सकता है कि हम ये दिसंबर एंड में निकाल रहे हैं, और हो सकता है कि ये ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है फ्यूचर के लिए दिया हो, जनवरी टू मार्च के लिए। ऐसा अगर होता है तो हमको ये नहीं लेना चाहिए, पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है। इतना हाइपोथेटिकल ऐसे हम अजम्पशंस नहीं ले सकते हैं। सीधे सीधे दिया है, सीधे सीधे लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इतना ऐसा पॉसिबिलिटी सोचते बैठेंगे तो फिर तो हो गया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब मैं जो ले रहा हूं, अब मैं पहले इंस्टीट्यूट जैसा बता देता हूं, फिर मेरे आंसर में क्या बदलाव होगा वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने ये नहीं लिया है तो मैं भी नहीं ले रहा हूं। बोलो, तो कितना
क्लोजिंग बैंक गारंटी आएगा, आउटस्टैंडिंग बैंक गारंटी 425 प्लस 150 प्लस 850 माइनस 300 माइनस 180 945, और हमारा लिमिट कितना है 950, मतलब ये विद इन द लिमिट है। ठीक है, तो क्या आंसर लिखेंगे कि हमको सफाइस हो जाएगा, काम चल जाएगा, हमको बैंक गारंटी लिमिट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एज द आउटस्टैंडिंग बैंक गारंटी इज 945 lakhs which is less than existing sanctioned bank guarantee limit of 950, there is no need to enhance the limit, enhance the bank guarantee limit, that is existing limit will suffice. Suffice, क्लियर है। अब सिर्फ मेरे आंसर में क्या होगा वो मैं यहां बता रहा हूं कि यहां मेरे हिसाब से और माइनस करना चाहिए, बैंक गारंटी कैंसल्ड ड्यूरिंग द ईयर 200, तो मेरा आंसर आएगा 745। फाइनल आंसर सेम ही है, 950 के नीचे ही आएगा, तो आंसर फाइनल सेम ही रहेगा। तो आप देखो आपको क्या करना है। ठीक है, आप बच्चे नहीं हो, फाइनल के बच्चे हो, तो आप अपने हिसाब से चलो, मैंने मेरे हिसाब से बता दिया। अब ये सर आप क्यों ऐसा बताते हो, क्योंकि आप मेरे से डाउट पूछोगे। मैं एक ऐसा टीचर हूं विच इज बाइंडेड टू रिप्लाई। अगर आप कल चल के मेरे से पूछोगे कि ये लाइन सर क्यों इग्नोर की इंस्टीट्यूट ने, मेरे को जवाब देना है ना। अब जो लोग जवाब ही नहीं देते तो उनको फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे को जवाब देना होता है, तो मुझे हर चीज लॉजिकली बतानी होती है कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, बिकॉज आई एम आंसरेबल। ठीक है, तो ये मुझे इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। तो ये ऐसा है, अब आप देखो आपको जैसा लगे आप वैसा कर सकते हो। लिखो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का ये देख लो भाई, इंस्टीट्यूट का ऐसा है, असेसमेंट ऑफ लिमिट ऑफ बैंक गारंटी रुपीज इन लैक्स, प्रॉपर टेबुलर में है, और वो 200 सिर्फ इन्होंने नहीं लिया है। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू इंक्रीज द बैंक गारंटी लिमिट। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी पे, वर्किंग कैपिटल टॉपिक पे है। ठीक है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये मैं थ्योरी में काउंट करूंगा, ये न्यूमेरिकल में काउंट नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा कि वेटेज कितना है 8 मार्क का है। तो 3 मार्क का जो सेकंड क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन किस पे है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पे है, जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालनी है। ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्लासिक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, 2 ईयर्स की पोजीशन दिया है, ये हमारे लिए क्या होगा ओपनिंग, और ये हमारे लिए क्या होगा क्लोजिंग। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है ऊपर 31 मार्च 2024 वो क्लोजिंग है, तो 31 मार्च 2023 हमारा ओपनिंग होगा। अब क्वेश्चन के फॉर्मेट में फिर से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये जो एज ऑन होता है ये बैलेंस शीट के लिए होता है, पीएनएल के लिए एज ऑन होता ही नहीं है। और इन्होंने टेबल में कुछ नंबर्स बैलेंस शीट के दे दिए हैं, कुछ नंबर्स पीएनएल के दे दिए हैं। टेक्निकली अकाउंटिंग सेंस की बात की जाए तो ये डेटा प्रेजेंटेशन ही गलत है। आप सेल्स एज ऑन 31 मार्च नहीं लिख सकते, आप कैश सेल्स इस तरह से नहीं लिख सकते, वो ड्यूरिंग द ईयर होता है। तो टेक्निकली ये गलत है, ऐसा देना ही नहीं चाहिए। सिर्फ करंट ईयर का जो सेल है वो ऐसे अलग से देना चाहिए। मतलब ये जो सेल है ये प्रीवियस ईयर का है, जो कि यहां पे कोई काम का नहीं है।
हमको करंट ईयर का चाहिए। करंट ईयर का क्या आएगा, ये वाला, ये करंट ईयर है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा प्रॉपर इन्वेंट्री, बुक डेट्स यानी कि डेटर्स, सेल्स, मार्कअप 33.33% ऑन कॉस्ट, ये आपको दिया हुआ है, और कैश सेल अलग से दिया है। टोटल सेल में से कैश सेल माइनस करोगे तो क्रेडिट सेल मिल जाएगा। नोट, ऑल परचेसेस आर ऑन कैश टर्म्स, ठीक है, सब कैश में परचेस है, क्रेडिटर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। ईयर में भी टेकन एज 360 डेज फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। सिंपल है। ये प्रॉपर एग्जीक्यूटिव का एफएम का क्वेश्चन है, उस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये टफ है या ये हमको आ नहीं रहा। तो ये एग्जीक्यूटिव का है, मतलब एग्जीक्यूटिव में आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। चलो, तो क्या करना है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का ये क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग साइकिल आपको निकालनी है, और आपको जो एलिमेंट्स दिए हैं वर्किंग कैपिटल के वो दो ही हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं, करंट एसेट्स के भी होते हैं, करंट लाइबिलिटीज के भी होते हैं, पर आपको क्वेश्चन में दो ही आइटम दिए हैं, इन्वेंट्री और बुक डेट्स। इन्वेंट्री से क्या निकलता है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, और बुक डेट से निकलता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। बस आपको ये दोनों पीरियड निकालने हैं, दोनों को ऐड करना है और आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल है, 3 मार्क के लिए इसलिए पूछा गया है। चलो, तो सबसे पहले हमको निकालना है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ठीक है। पहले आप फॉर्मूला लिख लो। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब यहां पे एवरेज ही लेना होता है, और इसलिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है, और आपको एवरेज ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। तो एवरेज इन्वेंट्री अपॉन COGS डिवाइडेड बाय 360, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको पहले एवरेज इन्वेंट्री लेना है, वो तो ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट फॉर्मूले में भी आप लिख सकते हो। फिर आपको चाहिए COGS, जो कि नहीं दिया है, पहले आपको निकालना पड़ेगा। COGS कैसे निकलता है, टोटल सेल्स माइनस प्रॉफिट, टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS। तो आपको ये डेटा दिया हुआ है कि सेल्स कैसे कैलकुलेट किया गया है, मार्कअप 33.33, मार्कअप यानी होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड किया जाता है, मार्कअप किया जाता है कॉस्ट के अंदर टू कैलकुलेट द सेल्स। तो मार्कअप 33.33 ऑन कॉस्ट, मतलब यहां पे बेस कन्वर्जन आपको करना होगा। सेल पे 33.33 नहीं है, तो आप डायरेक्टली ये जो 200 का जो नंबर है 200 lakhs, उसका 33.33 नहीं ले सकते, क्योंकि वो उसके बेस पे कैलकुलेट नहीं हुआ है, वो कॉस्ट पे है। ये सेल वैल्यू है जिसके अंदर प्रॉफिट आ गया है, बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो बेस कन्वर्ट करना है। अब 33.33 ऑन कॉस्ट अगर है तो सेल पे कितना, इसको कहते हैं बेस कन्वर्जन। ये सब मैंने टर्म्स को इन्वेंट किया हुआ है। चलो, तो कन्वर्जन मैं आपको सिखा देता हूं कि 33.33% ऑन कॉस्ट, ये हमको सेल पे कन्वर्ट करना है। तो अज्यूम कर लो, अज्यूम कॉस्ट एज 100, ठीक है, क्योंकि ये बेस कॉस्ट है तो कॉस्ट को ही आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया 100। अब 100 पे आप ये 33.33 अप्लाई कर सकते हो। तो प्रॉफिट कितना होगा, ये क्या है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 33.33% ऑफ कॉस्ट यानी कि 100, तो ये आएगा 33.33 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो कॉस्ट है मेरी 100, प्रॉफिट मैंने अब भी निकाला 33.33, मतलब मेरा सेल प्राइस होगा 133.33, ठीक है, बेसिक। अब आपके पास प्रॉफिट भी है, आपके पास सेल वैल्यू भी है, परसेंटेज निकाल लो। तो निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। प्रॉफिट है 33.33, सेल है 133.33 इंटू 100, तो ये आएगा 25% ऑन सेल, ठीक है। ऐसा आपको निकालना है। अब आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको टफ लगेगा, पर अगर आप देख चुके हो, 2-3 बार कैलकुलेट कर चुके हो, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है बेस कन्वर्जन। लिखने के लिए मैं आपको दूंगा। तो मतलब हमको अभी क्या करना है, सेल पे 25% लेना है, ठीक है। तो मैं पहले निकालूंगा COGS।
COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल्स है, कौन सा सेल्स लूंगा मैं, 2024 का, करंट ईयर का, 200 माइनस प्रॉफिट, कितना है प्रॉफिट, 200 का 25%, यानी कि 50, यानी कि 200 माइनस 50, 150। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बोलो। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री, जो कि कितना आएगा, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय COGS 150 डिवाइडेड बाय 360। निकालो, 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 ये आएगा 5, 150 डिवाइडेड बाय 360 तो वो आएगा 0.4167। बोलो कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट जो भी है तो ये आएगा 12 डेज। होल्डिंग पीरियड है, डेज में आएगा, आधा आधा मार्क कट हो सकता है, ध्यान देना। तो बहुत ही सिंपल है, 12 दिन आपका ये आंसर आएगा। अब आप वो पॉइंट कितना लेते हो, पूरा एग्जैक्ट 66666 लोगे तो एग्जैक्ट 12 आएगा। 41, 42, 416, 4167 ऐसा कुछ लोगे तो पॉइंट में आएगा। वो राउंड ऑफ करना है, 12 के ही आसपास आएगा, 12 आप उसको राउंड करके ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट, एवरेज कलेक्शन पीरियड। बोलो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डेटर्स या एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, एवरेज बुक डेट्स, जो भी लिखो, एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल, एवरेज नहीं क्रेडिट सेल, साल भर का जो क्रेडिट सेल होता है, डिवाइडेड बाय 360। बोलो एवरेज डेटर तो हम निकाल सकते हैं, क्रेडिट सेल आपको निकालना है। क्रेडिट सेल कैसे निकलता है, टोटल सेल माइनस कैश सेल। बोलो क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल, यानी सिर्फ सेल यानी टोटल सेल माइनस कैश सेल, दिया हुआ है सब। करंट ईयर का आपको लेना है 200 माइनस 24 यानी कि 176 लैक्स। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, बोलो एवरेज डेटर्स 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन क्रेडिट सेल 176 डिवाइडेड बाय 360। बोलो ये आएगा 22 अपॉन 0.4889 जो भी है 88888, तो ये आएगा 45 डेज। ठीक है, राउंड ऑफ कर लेना 45 डेज, बस हो गया। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल या वर्किंग कैपिटल पीरियड जो भी लिखो इज इक्वल टू इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड, 12 प्लस 45 यानी कि 57 डेज। सिंपल है, बस इतना ही है, लिखो। पहले आप बेस कन्वर्जन लिख लो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।